हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हाउस। देखिए हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। हमने 222 तक ये कंप्लीट कर लिया था सेक्शन 221 तक एक्चुअली कंप्लीट कर लिया था ये सेक्शन। आज हमें 222 से स्टार्ट करना है, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखिए अभी बहुत सिंपल है, वन लाइनर्स है, बस मैं आपको समझाऊंगी और ठीक है आपको मार्क करते हुए जाना है। अपना बेयर एक्ट आप अपने साथ रख लीजिए, जैसा कि हमारा रूल है कि हम बिना बेयर एक्ट नहीं पढ़ते और कीवर्ड्स हमेशा अपने इंडेक्स में नोट डाउन करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है। अगर एक विलेज में कई सारे स्टेट हैं तो उन्हें मिलाकर एक स्टेट बनाया जा सकता है और कलेक्टर इसकी अनुमति दे सकता है और रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर कौन कर रहा है ये काम? कलेक्टर इसकी अनुमति दे रहा है। तो कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? मर्जर ऑफ स्टेट्स। जब हम बहुत सारे स्टेट्स को मिला देते हैं तो उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन किसके पास आवेदन किया जाता है? कंसोलिडेशन का कलेक्टर के पास। अब देखिए सेक्शन 223 चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू गवर्नमेंट डिवीजन। ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये गवर्नमेंट और स्टेट होल्डर के बीच जो डिवीजन हो रही है उस पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट और स्टेट होल्डर के बीच में डिवीजन हो रही है उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये जो हमने पार्टीशन वाला चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर 9 था, लेकिन अगर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 223 की, तो ये हमारा पार्टीशन वाला चैप्टर था जो चैप्टर 9 था, 184 से शुरू हो रहा था 223 तक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टीशन वाले रूल्स हमने अभी पढ़े इस पूरे चैप्टर में वो गवर्नमेंट और स्टेट होल्डर के बीच में ये लागू नहीं होंगे। पार्टीशन वाले जो सेक्शंस हैं ऐसे केसेस कलेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से होता है। तो गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट होल्डर के बीच में अगर डिवीजन है तो कौन डिसाइड करेगा? वो कलेक्टर डिसाइड करेगा। ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। फिर सेक्शन 224, अब ये हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो सेक्शन 224 क्या कहता है? रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस। जो राजस्व है वो भूमि व उसकी उपज पर प्रथम प्रभार होगा। देखिए रेवेन्यू है या रेंट है किसी स्टेट पर तो वो सबसे पहला चार्ज होता है। सिविल कोर्ट की डिक्री से पहले रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई लैंड है, ठीक है, और उस पर कोई क्या है और सिविल कोर्ट ने उस पर कोई डिक्री पास कर दी है तो सिविल कोर्ट की डिक्री से पहले हम पहले उसके रेवेन्यू को रिकवर करेंगे। उस एस्टेट पे जो रेंट पे करना है पहले उसको रिकवर करेंगे, उसके बाद अब सिविल कोर्ट की डिक्री को आप सेटिस्फाई कर लो। तो ठीक है, रेवेन्यू इज फर्स्ट चार्ज। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू को निकालेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज किस पर होता है? फर्स्ट चार्ज किस पर होता है? रेवेन्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेवेन्यू, जितने भी स्टेट के जो भी एस्टेट है संपत्ति है उसके जो सभी को शेयरर्स होते हैं वो ज्वाइंटली और सीवियरली रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो को शेयरर्स है वो ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअली भी रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल रेवेन्यू के लिए? जो स्टेट के सभी को शेयरर्स। नए व्यक्ति भी पुराने अरियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन आया भी है उस स्टेट पर, उस एस्टेट पर, तो वो पुराने अरियर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बेसिकली रेवेन्यू नहीं छोड़ा जाएगा, हर किसी से उस स्टेट पर रेवेन्यू वसूला जाएगा। तो रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? ऑल को शेयरर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप की होती है? जॉइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। रूल एज टू पेमेंट ऑफ अरियर एंड डिफॉल्टर्स। अब देखिए रूल क्या है कि जो अरियर्स हैं और तो वो कैसे पेमेंट होगी या फिर जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग रूल क्या है। तो रेवेन्यू और रेंट मस्ट बी पेड। तो रेवेन्यू रेंट को आप कैसे पे कर रहे हैं? या तो इंस्टॉलमेंट जैसे बताइए वैसे पे कर रहे हैं। जिस पर्सन को बोला है वो पर्सन पे कर रहा है, जिस टाइम पर बोला है और जिस प्लेस पे इसको सबमिट करने के लिए बोला है वैसे हो रहा है। इफ पेमेंट इज नॉट मेड इट बिकम्स एन अरियर ऑफ रेवेन्यू, अरियर ऑफ रेंट एंड द लायबल पर्सन बिकम अ डिफॉल्टर। अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो ना आप, ये रेवेन्यू भरना था, ठीक है, नहीं दे रहे हो, रेंट देना था उस एस्टेट का नहीं दे रहे हो, तो अभी एक तरीके का अरियर हो जाएगा और अब पर्सन बन जाएगा डिफॉल्टर। ठीक है, अनटिल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स अदरवाइज पेमेंट इज मेड थ्रू द पटवारी ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो धारा 226 क्या है? बकाया भुगतान एवं डिफॉल्टर की बात करती है। राजस्व या लगान निर्धारित किस्तें समय और स्थान और व्यक्ति को दिया जाएगा। भुगतान ना होने पर वह बकाया माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति डिफॉल्टर कहलाएगा। सरकार के अन्य निर्देश तक भुगतान पटवारी के माध्यम से होगा। किसको पावर दे दी गई? पटवारी। ठीक है,
जो पटवारी है उसके थ्रू क्या होगी, पेमेंट होगी। सेक्शन 227 सर्टिफाइड अकाउंट एज एविडेंस, a statement certified by the तहसीलदार is conclusive evidence, ठीक है, रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अरियर्स, अमाउंट ऑफ अरियर्स, आइडेंटिटी ऑफ डिफॉल्टर्स। हाउएवर द पर्सन मे पे अंडर प्रोटेस्ट, चैलेंज करेक्टनेस बिफोर कलेक्टर सेपरेटली। अब देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट है जिसको तहसीलदार ने सर्टिफाइड कर दिया, अब वो स्टेटमेंट जो सर्टिफाइड है वो एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तहसीलदार की अगर कोई स्टेटमेंट सर्टिफाइड है तो वो एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस होती है। किस बारे में है, एग्जिस्टेंस ऑफ अरियर्स की कुछ बकाया है, अमाउंट ऑफ अरियर्स कितना बकाया है, डिफॉल्टर की आइडेंटिटी, जो भी तहसीलदार बता रहे हैं सब कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। हाउएवर द पर्सन मे पे अंडर प्रोटेस्ट, ठीक है, तो या फिर चैलेंज करेक्टनेस बिफोर कलेक्टर सेपरेटली। तो तहसीलदार का प्रमाणित लेखा, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित खाता, बकाया के अस्तित्व, राशि, डिफॉल्टर की पहचान का निर्णायक प्रमाण होगा। फिर भी व्यक्ति विरोध सहित भुगतान कर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है। और अगर ये पर्सन इसको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है उसकी स्टेटमेंट को, तो वो इसकी स्टेटमेंट को चैलेंज कर सकता है अलग से, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा उसको, विरोध तो आप कर सकते हो लेकिन भुगतान करो, साथ के साथ आपको जो प्रोटेस्ट करना है वो करो, और उसके चैलेंज, उसके जो करेक्टनेस है उसको चैलेंज भी कर सकते हो। सेक्शन 228 प्रोसेसेस फॉर रिकवरी ऑफ अरियर्स। अब देखिए, रिकवरी कैन बी मेड बाय, अगर आप, अब क्या है, अब अरियर्स हो गए, बकाया हो गया, रेवेन्यू नहीं भरा आपने स्टेट पर, या फिर आपने रेंट नहीं दिया, अब ये रिकवरी कैसे होगी इन अरियर्स की, तो देखिए रिकवरी कैसे होगी, रिट ऑफ डिमांड और साइटेशन, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ लैंड, शेयर, पट्टी एंड स्टेट, ट्रांसफर टू सॉल्वेंट को शेयरर, सेल ऑफ अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें जो आपने रेवेन्यू पे नहीं किया उससे हमें उसे रिकवर करना है। एक्सेप्शन याद रखना, जागीर लैंड और एस्टेट ऑफ लैंड ओनर कैन नॉट बी सोल्ड अंडर क्लॉज ई, ठीक है। जागीर लैंड और जो एस्टेट है लैंड ओनर की, उसको क्या है, आप सोल्ड नहीं कर सकते अंडर क्लॉज ई। तो देखिए बकाया जो वसूली है उसकी क्या प्रक्रिया है, बकाया की वसूली निम्न माध्यम से हो सकती है, मांग पत्र या सम्मन करके, चल संपत्ति की कुर्की व बिक्री करके, भूमि, पट्टी, एस्टेट की कुर्की करके, सक्षम सहभोगी को हस्तांतरण करके, अन्य अचल संपत्ति की बिक्री करके। अपवाद ये है कि जागीर भूमि या भूमि स्वामी को एस्टेट नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो जागीर भूमि है या फिर जो भूमि का स्वामी है उसी को एस्टेट नहीं बेचेंगे, ठीक है। अगर उसी को एस्टेट बेच रहे हैं तो क्या फायदा, उसको तो वैसे भी रेवेन्यू पे करना चाहिए था ना, उसने रेवेन्यू पे नहीं किया, अब उसी को थोड़ी ना बेच देंगे, ठीक है। तो जागीर लैंड और एस्टेट ऑफ लैंड ओनर कैन नॉट बी सोल्ड अंडर क्लॉज, मतलब उसी को आप ये नहीं बेचेंगे। सेक्शन 229 क्या कहता है, writ of demand and citation, when arrears becomes due, a writ of demand may be issued for payment within specified time or citation may be issued requiring appearance on a specified date। सेक्शन कहता है मांग पत्र के बारे में एवं उपस्थिति सम्मन के बारे में, कि अगर ये अरियर्स बकाया है, अगर ये जो अमाउंट है वो बकाया है, रेवेन्यू और जो रेंट है वो बकाया होने पर भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जा सकता है, ठीक है। रिट ऑफ डिमांड क्या है, इशू किया जा सकता है भुगतान करने के लिए, या फिर उपस्थिति के लिए समन जारी भी किया जा सकता है, कि आप या तो क्या है अपीयर हो जाइए, या फिर रिट ऑफ डिमांड को इशू किया जा रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए स्पेसिफाइड टाइम में, क्योंकि आपने क्या किया है, जो आपका रेवेन्यू था लैंड पर वो अब बकाया है, अरियर हो गया है। सेक्शन 229 ए क्या बात करता है, पावर टू ग्रांट इंस्टॉलमेंट, कलेक्टर में अलाउ इंस्टॉलमेंट, अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप का केस है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली और इसलिए रेवेन्यू पे नहीं किया है और कलेक्टर को लग रहा है ये सही बात है, ऐसा है, हार्डशिप थी, तो मैक्सिमम पीरियड 3 साल का कर सकते हैं,
ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट पे कर दो, ठीक है, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट कंडीशन, लेकिन इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इफ वन इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट, अगर एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट आ गया, एंटायर अरियर प्लस इंटरेस्ट बिकम पेबल इमीडिएटली। अब आपको जो बचा हुआ अरियर है तुरंत ही पे करना है इंटरेस्ट के साथ, अगर एक भी इंस्टॉलमेंट में आपने डिफॉल्ट कर दिया। और जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो कब तक अटैच रहेगी प्रॉपर्टी, जब तक कि पूरा पेमेंट ना हो जाए, इंटरेस्ट पे ना कर दो, और जो अटैचमेंट करने में कॉस्ट आई है उसको पे ना कर दो, तो तब तक आपकी प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। ठीक है, सेक्शन 230 क्या कहता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कलेक्टर क्या कर सकते हैं, कलेक्टर चाहे तो मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं और अटैच करने के बाद उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो होगा जो अटैचमेंट एंड सेल में होता है। लेकिन जो रिलीजियस यूज के आर्टिकल्स होते हैं उनको आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, अटैचमेंट एंड सेल एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल एज अरियर। अटैच करने में, सेल करने में जो खर्चा आया है उसको भी रिकवर करेंगे एज अरियर। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 226 जो अनपेड रेवेन्यू है वो क्या बन जाता है, वो अरियर ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, बकाया राजस्व बन जाता है। थ्रू whom shall revenue be paid until government directs otherwise। सरकार के अन्य निर्देश तक राजस्व किसके माध्यम से दिया जाएगा, हमने पढ़ा था पटवारी के माध्यम से। ठीक है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कह दे तब तक राजस्व जो है पटवारी के माध्यम से दिया जाएगा। फिर हमारा सेक्शन 227 किससे रिलेट करता है, सर्टिफाइड अकाउंट से रिलेट करता है। धारा 227 किससे संबंधित है, प्रमाणित लेखे से। विच अथॉरिटी सर्टिफाइज द अरियर अकाउंट, कौन सर्टिफाई कर रहा था अरियर अकाउंट को, तहसीलदार। बकाया खाते का प्रमाणीकरण कौन कर सकता है, तहसीलदार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी प्रोसेस अंडर सेक्शन 228। तो जब हम रिकवर कर रहे थे अरियर को तो किस तरीके से कर रहे थे, अटैचमेंट करके कर रहे थे मूवेबल प्रॉपर्टी की, ट्रांसफर भी कर रहे थे सॉल्वेंट को, इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये रिकवरी का प्रोसेस नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके भी कर रहे थे। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है इंस्टॉलमेंट का, अंडर सेक्शन 229 तो कितना था, 3 इयर्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 230 अटैचमेंट एंड सेल कैसे होगी, सीपीसी के थ्रू होगी। फिर रिलीजियस जो यूज आर्टिकल्स होते हैं उनको एग्जाम्प्ट किया है। ठीक है, उनकी कुर्की नहीं हो सकती। अटैचमेंट ऑफ लैंड सेक्शन 231 कलेक्टर में, अब कलेक्टर चाहे तो क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है एंड टेक कर सक और अटैच कर सकता है और अपने मैनेजमेंट के अंदर ले सकता है स्पेसिफिक एरिया को, शेयर को, पट्टी को, एस्टेट को। ठीक है, तो अटैच कर ली। अब अटैचमेंट में भी इन एडिशन टू अदर रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ दैट अटैचमेंट कंटिन्यूज अंटिल अरियर इज फुली पेड। ठीक है, आफ्टर अरियर इज क्लियर, जैसे ही अरियर क्लियर हो जाता है लैंड को रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर कोई सरप्लस अमाउंट है भी तो उसको डिफॉल्टर को रिटर्न कर दिया जाएगा, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है सेक्शन 232 पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर व्हेन कलेक्टर मैनेजेस अटैच लैंड। अब कलेक्टर मैनेज कर रहा था अटैच लैंड को, हमने पढ़ा ना ऊपर, कलेक्टर ने अटैच किया और उसी की मैनेजमेंट में सारी चीजें हो रही हैं। तो वो बात बता रहे हैं कि जब कलेक्टर जो अटैच लैंड को मैनेज करता है, ही मस्ट फॉलो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट बिटवीन डिफॉल्टर और टेनेंट। तो उसको क्या है, उन अग्रीमेंट को फॉलो जरूर करना पड़ेगा जो डिफॉल्टर और टेनेंट के बीच में हुआ था। ठीक है, उस लैंड पर जो अग्रीमेंट हुआ था डिफॉल्टर और टेनेंट के बीच में, कलेक्टर को वो अटैचमेंट के दौरान क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। और कलेक्टर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, रेंट और प्रॉफिट को भी रिसीव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कलेक्शंस आर यूज्ड फॉर, और जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको किस लिए यूज किया जा सकता है, जो करंट रेवेन्यू और रेंट जो है जो अनपेड है उसके लिए, और अटैचमेंट के एक्सपेंसेस अटैच करा है, खर्चा लगा है तो उसमें इस पैसे को यूज किया जा सकता है। जो कॉस्ट लगी है इस लैंड को मैनेज करने में उसको, और अगर ओल्ड अरियर्स है तो उसको मैनेज करने में। ठीक है, फिर है सेक्शन 233 प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट। अब देखिए अटैचमेंट कर दिया कलेक्टर ने, अब उसका प्रोक्लेमेशन करेंगे। ठीक है, बताना पड़ेगा। अब कलेक्टर इशू करेंगे प्रोक्लेमेशन आफ्टर अटैचिंग लैंड अंडर सेक्शन 231। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अटैच कर दिया लैंड को बात खत्म, नहीं, कलेक्टर अब प्रोक्लेमेशन करेंगे, इसकी उद्घोषणा जारी करेंगे कि एनी पेमेंट मेड
ठीक है। अब कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं आफ्टर प्रोक्लेमेशन और बिफोर ड्यू डेट टू एनीवन अदर देन द कलेक्टर विल नॉट डिस्चार्ज लायबिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 231 के अंतर्गत भूमि कुर्क होने पर कलेक्टर उद्घोषणा जारी करेगा कि अब उद्घोषणा के बाद यदि कोई भुगतान कलेक्टर के अतिरिक्त किसी अन्य को किया जाता है तो उससे देनदारी समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अब अगर आप कोई जो ड्यू है भी तो आप किसको करेंगे? कलेक्टर को करेंगे। अगर कलेक्टर के अलावा आप किसी को कर रहे हैं तो उससे आपकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगी। सेक्शन 234 ट्रांसफर ऑफ डिफॉल्ट शेयर। कलेक्टर में ट्रांसफर, अब कलेक्टर क्या कर सकते हैं? चाहे तो उस शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं और पट्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं टू सॉल्वेंट को शेयर। ठीक है। कंडीशन क्या है? प्रीवियस सैंक्शन ऑफ बोर्ड रिक्वायर्ड, मैक्सिमम टर्म जो टर्म है वो 10 साल का है और ट्रांसफरी मस्ट पे अरियर। अब जैसे कि जब लैंड को अटैच कर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि उस पे जो अरियर, जिस पे जो रेवेन्यू था उसको पे नहीं किया तो अब उसको हमने अरियर माना है, तो अब कलेक्टर चाहे तो उसको क्या है, ट्रांसफर भी कर सकता है किसी सॉल्वेंट को शेयरर को, किसी और बाहर के व्यक्ति को। बेचने से अच्छा है कि उस पर अगर कोई दूसरा को शेयरर है उसको ही दे दो अगर वो सॉल्वेंट है। कंडीशन ये है, ऐसा करने से पहले बोर्ड की रिक्वायरमेंट चाहिए, मैक्सिमम टर्म 10 साल बताया गया है और वो जो जिसको हम दे रहे हैं ट्रांसफर करके, जो ट्रांसफरी है वो ये अरियर जरूर पे करेगा। ठीक है, तो फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर डज नॉट रिमूव जॉइंट लायबिलिटी ऑफ को शेयरर। अगर आपने इसको ट्रांसफर कर भी दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो को शेयरर थे उनकी जो जॉइंट लायबिलिटी थी वो रिमूव हो जाएगी, नहीं। ठीक है। फिर है सेक्शन 235 सेल ऑफ डिफॉल्टर्स एरिया, पट्टी और एस्टेट। अब क्या हो रहा है, कलेक्टर अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नीलामी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया की, किसी पट्टी की, किसी स्टेट की, व्हेन अदर रिकवरी मेथड्स आर इनसफिशिएंट। अब कलेक्टर को लग रहा है कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है, अब हमें ऑक्शन में ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई सेल जो है कोई भी सेल जब तक नहीं होगी जब तक क्या है, फॉर अरियर्स अक्रूड व्हाइल प्रॉपर्टी वाज अंडर कोर्ट ऑफ वार्ड्स मैनेजमेंट अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टर। ठीक है, तो नो सेल शैल टेक प्लेस फॉर अरियर्स अक्रूड व्हाइल प्रॉपर्टी वाज अंडर कोर्ट ऑफ वार्ड। तो वो अगर जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट्स ऑफ वार्ड मैनेजमेंट के अंडर है या फिर कलेक्टर के डायरेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो किंतु बिक्री कब नहीं होगी, यदि बकाया उस समय उत्पन्न हुआ हो जब संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड के प्रबंधन में थी या कलेक्टर के प्रत्यक्ष प्रबंधन में थी। ठीक है। फिर है हमारे एमसीक्यू अंडर सेक्शन 231 अटैचमेंट कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक कि जो अरियर्स हैं वो क्या ना हो जाए, लिक्विडेटेड ना हो जाए। ठीक है। धारा 231 के अनुसार कुर्की कब तक जारी रहती है, जब तक बकाया समाप्त होने तक। अंडर सेक्शन 232 कलेक्टर किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है कि वो रेंट को रिसीव भी कर सकता है, प्रॉफिट को भी रिसीव कर सकता है। सेक्शन 233 किससे डील करता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, कुर्की उद्घोषणा। मैक्सिमम टर्म क्या बताया गया ट्रांसफर का अंडर सेक्शन 234। देखो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 + 3 + 4 9 आ रहा है। आप सोच लेना 10 ईयर्स, एक और ऐड कर देना। ठीक है, तो धारा 234 के अंतर्गत हस्तांतरण की अधिकतम अवधि कितनी है, 10 वर्ष। प्रीवियस सैंक्शन कब रिक्वायर होती है, अंडर सेक्शन 234। तो किसकी प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है 234 में, बोर्ड की। ठीक है। सेक्शन 235 किससे रिलेटेड है, सेल ऑफ एस्टेट, एस्टेट की बिक्री से रिलेटेड है। फिर है प्रॉपर्टी अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टर। ठीक है, अगर जो है कलेक्टर के प्रत्यक्ष प्रबंधन वाली जो संपत्ति है उसको ऐसे बकाये हेतु नहीं बेची जा सकती। ठीक है, अब आप उसको बेच नहीं सकते उस प्रॉपर्टी को अगर वो प्रॉपर्टी कलेक्टर के प्रत्यक्ष प्रबंधन वाली संपत्ति है। ठीक है, वो जो है कलेक्टर के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है प्रॉपर्टी जिसको आप सेल करने की बात कर रहे हैं, वो आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, जो सरप्लस बचा आफ्टर लिक्विडेशन ऑफ अरियर, अरियर सारा पे हो गया जब प्रॉपर्टी को हमने बेच दिया, प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो अरियर था वो भी समाप्त हो गया। अब जो बचे हुए पैसे हैं उसको क्या करेंगे, उसको डिफॉल्टर को वापस कर देंगे। फिर है सेक्शन 236 लैंड सोल्ड फ्री ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। अब देखिए जो लैंड सोल्ड की गई है अंडर सेक्शन 235 शैल बी सोल्ड
फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग द लैंड बिकम वॉइडेबल एट परचेजर ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है इस सेक्शन में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड लीजेस फॉर ड्वेलिंग हाउस, मैन्युफैक्चरर्स, gardens, tanks, canals, place of worship, cremation or burial grounds if land continues to be used for such purpose और स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट सेल सब्जेक्ट टू सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ राइट। अब ये सेक्शन 236 क्या कह रहा है, भार मुक्त भूमि की बिक्री। अब मैं इसको समझा रही हूँ, देखो जो धारा 235 के अंतर्गत बेची गई भूमि है वो सभी भारों से मुक्त होगी, मतलब अब उस पर कोई चार्ज नहीं है, अब वो फ्री है लैंड, ठीक है। अगर 235 के तहत अगर किसी भूमि को बेच दिया गया है, मतलब अब उस पर कोई भार नहीं है, वो लैंड एनकम्ब्रेंसेस से मुक्त है। भूमि संबंधी अगर पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो खरीदार की इच्छा पर निरस्त किए जा सकते हैं। अब किसकी इच्छा पर डिपेंड है ये, जो खरीदार है, जो उस लैंड को खरीद रहा है, ठीक है, जो सेल होकर भूमि जिसके पास गई है, तो उससे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि वो तो जाए उसको निरस्त भी कर सकता है। अपवाद ही देखिए, ये जो नियम है उन वास्तविक पट्टों पर लागू नहीं होगा। अभी जो हमने ऊपर बात की है कि फ्री फ्रॉम चार्जेस है और ये जो खरीदार की इच्छा है कि क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको निरस्त कर दे, ठीक है, तो वॉइडेबल कर दे, तो देखिए ये कब नहीं लागू हो रहे हैं, ये मकान, उद्योग और बगीचे, तालाब, नहर, पूजा स्थल और शमशान, कब्रिस्तान के लिए दिए गए हों, ठीक है। अगर ऐसे जो पट्टे ये जो नियम है उन पट्टों पर लागू नहीं होंगे जब हमने लैंड को इन सब चीजों के लिए दिया गया हो, ठीक है। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि बिक्री कुछ अधिकारों के अधीन होगी, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। फिर सेक्शन 237 प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर, अगर अरियर जो है उनको रिकवर नहीं किया जा सकता तो अब कलेक्टर क्या प्रोसीड कर सकते हैं, तो कलेक्टर प्रोसीड कर सकते हैं अगेंस्ट अदर एस्टेट शेयर, ठीक है। अब जो अरियर है उस लैंड से तो रिकवर हो ही नहीं रहा है, तो अब क्या, अब कोई और प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है, कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो डिफॉल्टर के पास है। ओनली डिफॉल्टर्स इंटरेस्ट शैल बी इफेक्टेड। देखो एक बात याद रखना, पैसा डिफॉल्टर ने पे नहीं किया है तो सिर्फ डिफॉल्टर का ही इंटरेस्ट अफेक्ट होगा। ये नहीं कि आप उसके बच्चों की संपत्ति को बेच दो और लैंड जो रेवेन्यू है जो उसका अरियर है उसको रिकवर कर लो, नहीं, ठीक है। इवन सम्स नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक लैंड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम डिफॉल्टर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यदि बकाया जो है अन्य तरीकों से वसूल ना हो सके, ठीक है, तो कलेक्टर अन्य स्टेट हिस्सा अन्य अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, केवल डिफॉल्टर का हित प्रभावित होगा, विशिष्ट भूमि से संबंधित ना होने वाली राशि भी अचल संपत्ति से वसूल की जा सकती है। फिर है सेक्शन 238 ऑफ, ये बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, अटैच कर रहे हैं तो प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं, तो कलेक्टर अब क्या करेगा, कलेक्टर इशू करेगा सेल प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब बिक्री की उद्घोषणा करेगा कलेक्टर और ये बताएगा कि जो लैंड और प्रॉपर्टी है इस टाइम, ठीक है, प्लेस बताएगा कि जो सेल हुई है फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है या नहीं है, ये अब उस सेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है, कौन, कलेक्टर। फिर है सेल व्हेन एंड बाय होम। अब देखो सेल कौन कंडक्ट कराएगा, जब ये सेल हो रही है लैंड ऑफ, ये जो अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए जो सेल हो रही है उसको कौन कंडक्ट कर सकते हैं, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, या फिर जब तहसीलदार, जब उनको स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, स्पेशली अपॉइंट किया। लेकिन सेल कैन नॉट, और अब देखो सेल ये लोग कंडक्ट करा सकते हैं, और सेल किस दिन नहीं होगी, संडे को नहीं होगी, जिस दिन हॉलीडे होती है ऑथराइज उस दिन नहीं होगी, बिफोर 30 डेज फ्रॉम प्रोक्लेमेशन, जिस दिन उद्घोषणा ये उसके 30 दिन पहले आप इसकी सेल नहीं कर सकते। कलेक्टर में पोस्टपोन सेल, ठीक है, और कलेक्टर चाहे तो सेल को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। सेक्शन 242 प्रोहिबिशन टू बिड एनी ऑफिसर कनेक्टेड विद सेल, ठीक है, अगर कोई भी ऑफिसर सेल से कनेक्ट है तो वो खुद नहीं बिड कर सकता, ठीक है, ना ही वो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता। आप खुद ही तो सेल करा रहे हैं, खुद ही खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और पर्सन को खड़ा कर दे कि तुम बिड लगा देना, तुम बस परचेज कर लेना, इनडायरेक्टली मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बताया है, स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट ऑफ वर्ड्स, इन पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है रूल, ठीक है। सेक्शन 241 क्या बात कर रहा है, व्हेन सेल मे बी स्टेट, अगर देखो सेल
जो है हो गई है, तो अब क्या सेल को तुरंत एग्जीक्यूशन में ले आएंगे? नहीं, सेल को स्टे किया जा सकता है अगर डिफॉल्टर पे कर दे अरियर को बिफोर सेल डेट। ठीक है, तो जैसे ही सेल डेट के आने से पहले ही अगर डिफॉल्टर ने पे कर दिया अरियर अथोराइज पर्सन को, कलेक्टर को, असिस्टेंट कलेक्टर को, अब सेल पर क्या है, स्टे लग दिया जाएगा, बिक्री अब स्थगित होगी। ठीक है, यदि डिफॉल्टर बिक्री तिथि से पहले बकाया जमा कर दे तो। फिर एमसीक्यू, लैंड सोल्ड अंडर सेक्शन 235 इज जनरली सोल्ड, तो कैसे सोल्ड की जाती है जो 235 के अंदर लैंड होती है? फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेंसेस, भार मुक्त। ठीक है, सेक्शन 237 अलाउ करता है एक्शन अगेंस्ट क्या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है डिफॉल्टर की, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 238 इज सर्व्ड ऑन डिफॉल्टर, तो जो प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं उसकी कॉपी आपको डिफॉल्टर को सर्व करनी होगी। मिनिमम पीरियड कितना है बिटवीन प्रोक्लेमेशन एंड सेल? तो उन दोनों के बीच में जो है 30 दिन का समय होना चाहिए। फिर है विच ऑफिसर कंडक्ट सेल, कौन सेल कंडक्ट करा रहा है सेक्शन 239 के अंदर? तो कलेक्टर करा रहे हैं। ठीक है, दो और अथॉरिटी थी। अंडर सेक्शन 240 सेल ऑफिसर क्या खुद परचेज कर सकते, एक्वायर कर सकते प्रॉपर्टी? नहीं, तो धारा 240 के अनुसार बिक्री जो है बिक्री अधिकारी बोली या खरीद नहीं कर सकते। सेल को स्टेट किया जा सकता है बिल्कुल, कब? अरियर को पे कर दिया जाता है बिफोर सेल डेट। ठीक है, फिर उसके बाद है सेल कैन नॉट टेक प्लेस, सेल कब नहीं होगी? संडे को, ऑथराइज्ड हॉलीडे वाले दिन। फिर है सेक्शन 242 डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल, जो परचेजर है उसको तुरंत जब सेल हो गया है, अब जिसने परचेज किया उस लैंड को उसको तुरंत, ठीक है, कितना डिपॉजिट करना है? पर 25% ऑफ द बिड अमाउंट तुरंत पे करना है। ये नहीं कि परचेज कर ली है और पैसे नहीं है, 25% तो आपको तुरंत पे करना है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, अब प्रॉपर्टी को दोबारा से रीसोल्ड किया जाएगा इमीडिएटली, और अब उस ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा, अब उस पर लगेगा फर्स्ट सेल एक्सपेंस। अब वो लाइबल है फर्स्ट सेल एक्सपेंसेस पर, जो पहली सेल कराने में खर्चा आया अब वो पे करो, और लॉस अराइजिंग ऑन रीसेल, अब वो दोबारा रीसेल में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। सच, और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो अब इसके अमाउंट को रिकवर किया जाएगा एज अरियर ऑफ रेंट रेवेन्यू, एज अरियर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सेक्शन 243 बात करता है पेमेंट ऑफ परचेज मनी। अगर फुल परचेज मनी को पे कर दिया जाता है, ठीक है, तो फुल परचेज मनी आपको कितने दिन के अंदर पे करनी है? जैसे 25% तो तुरंत करनी है, अब बची हुई पैसा, अब बचा हुआ पैसा कितने दिन में? तो 15 दिन, जिस दिन जो है सेल हुई है उस दिन, सेल डेट से 15 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा जमा करना है, कलेक्टर के ऑफिस में करना है। अगर पे नहीं करते तो जो आपने डिपॉजिट किया है और जो पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट किया है आपने, वो फॉरफिट हो जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा, और प्रॉपर्टी फिर है उसको दोबारा से रीसोल्व किया जाएगा, और अब परचेजर जो है उस पर क्लेम नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फिर है सेक्शन 244 लायबिलिटी फॉर लॉस ऑन रीसेल। अगर रीसेल अमाउंट जो है अब कम है, ओरिजिनल बिड में जो था रीसेल अमाउंट, जो ओरिजिनल बिड में पैसा मिल रहा था, अब सेकंड टाइम जब उसको रीसेल कर रहे हैं तो अब पैसा कम मिल रहा है। अब जो डिफरेंस है ना वो डिफॉल्टिंग परचेजर से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, जो पैसा जमा नहीं किया था जिस व्यक्ति ने, अब उससे जमा किया जाएगा कि तुम्हारी वजह से हम दोबारा रीसेल कर रहे हैं तो हमें उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था, तो अब बचा हुआ जो पैसा है, जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे पहले 1 लाख की जो है लैंड जा रही थी, अब से 50,000 की जा रही है, तो ये बचा हुआ 50,000 रुपए तुम भरो। ठीक है, और कैसे? एज अरियर ऑफ रेवेन्यू उसको रिकवर किया जाएगा। सेक्शन 245 क्या बात करता है? फ्रेश प्रोक्लेमेशन बिफोर रीसेल। अब क्या है? नो रीसेल और पोस्टपोन सेल शैल ओकर। अगर आप रीसेल कर रहे हैं या फिर आपने पोस्टपोन कर दिया है सेल को, तो अब वो जब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप फ्रेश प्रोक्लेमेशन ना कर दें। ठीक है, अब आपको क्या है, एक नई उद्घोषणा जारी करनी होगी। ठीक है, जो फ्रेश प्रोक्लेमेशन होता है ये कंपलसरी होता है। इसका मतलब सेल कर रहे हो तो भी प्रोक्लेमेशन है, रीसेल कर रहे हो तो भी प्रोक्लेमेशन करना है आपको, सेल को पोस्टपोन कर दिया है तो फिर जब 20 दिन दोबारा कर रहे हो तो भी दोबारा से आपको फ्रेश प्रोक्लेमेशन करना ही करना है। सेक्शन 246 कहता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट। तो ये सेक्शन कहता है विद इन 30 डेज फ्रॉम सेल ओनर में अप्लाई टू कैंसिल सेल बाय डिपॉजिटिंग 5% ऑफ परचेज मनी फॉर परचेजर, अरियर अमाउंट और सेल एक्सपेंस। समझ आया ये क्या कह रहा है? विद इन 30 डेज फ्रॉम सेल, जिस दिन से सेल हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो ओनर है वो अप्लाई कर सकता है कि मुझे ये सेल जो है कैंसिल करानी है। ठीक है, तो
तो 30 दिन क्या है, विद इन 30 सेल के 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन सेल अगर हो भी गई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑनर है वो क्या अप्लाई कर सकता है कि इस जो सेल को कैंसिल कर दो, ठीक है। और ऐसा नहीं जो उसने बस बोल दिया बात खत्म, उसको 5% जो है परचेज मनी फॉर परचेजर उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अरियर जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सेल एक्सपेंसेस जो आए थे उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब क्या है, कलेक्टर शेल सेट असाइड सेल आफ्टर डिपॉजिट। अब कलेक्टर क्या करेंगे, बेशक से सेल हो गई थी लेकिन अब उसको सेट असाइड कर देंगे, ठीक है। कब कर देंगे, जब भी आपने डिपॉजिट पे कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी लैंड थी, ठीक है, मैंने उसको पैसा पे नहीं किया था, अब वो सेल हो गई, ठीक है, अरियर ऑफ क्योंकि उस पे रेवेन्यू अरियर था, उसकी रिकवरी करने के लिए अब वो सेल हो गई। लेकिन अगर मैंने 30 दिन के अंदर क्या करा, एक क्या कहते हैं अप्लाई कर दिया कि आप इस सेल को कैंसिल करा दो, ठीक है, मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ कितना 5% जो है परचेज मनी, ठीक है, जो परचेजर की थी वो अरियर अमाउंट को भी पे कर रहा हूँ और जो सेल आपका एक्सपेंसेस खर्चा आया सेल कराने में वो भी पे कर रही हूँ। तो फिर ऐसा हो सकता है, अब कलेक्टर क्या करेंगे, जैसे मैंने डिपॉजिट किया उस जो जो सेल हुई है उसको सेट असाइड कर देंगे। इफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 247 इज फाइल, अगर एप्लीकेशन 247 के तहत फाइल की जाती है तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 246 कैन नॉट बी मेड, ठीक है। तो अभी हम मैं आपको 246 247 बताऊंगी। इफ इनकम्ब्रेंसेस फ्री सेल इज कैंसिल्ड, इनकम्ब्रेंसेस रिवाइव अगेन, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, यदि धारा 247 के तहत आवेदन किया गया है तो धारा 246 का आवेदन नहीं किया जा सकता। भार मुक्त बिक्री निरस्त होने पर, ठीक है, क्या था, भार मुक्त बिक्री थी, ये कहा था कि जब सेल हो रही थी, ठीक है, जब लैंड की सेल हो रही थी तो वो एनकम्ब्रेंसेस फ्री सेल थी, ठीक है। अब जब आपने उस लैंड को वापस, आपने उस सेल को खत्म ही कर दिया, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को वापस ही ले लिया, तो जो उस पे एनकम्बेंसेस थे, उस पे जो भार था, अब वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो खत्म इसलिए हो रहा था ना क्योंकि उसकी सेल तो कलेक्टर्स ने कराई थी। अब तो आपने उस लैंड को वापस ले लिया तो एनकम्बेंसेस भी वापस आ जाएंगे, चार्ज भी वापस रिवाइव हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 247 क्या कहता है, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल फॉर इरेगुलरिटी। आप 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं इस ग्राउंड पर कि मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है सेल में या फिर मिस्टेक हुई है इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग सेल, ठीक है। सेल विल नॉट बी सेट असाइड अनलेस सब्सटेंशियल इंजरी इज प्रूव। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन लग रही है ना कि सेल को सेट असाइड करो, वो इसलिए नहीं हो रही है, जो ऊपर हमने बताया कि वो रेवेन्यू पे करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए हो रही है कि एक तो इरेगुलरिटी हो गई है और सेल जो कंडक्ट कराया है उसमें मिस्टेक हो गई है, तो आप 30 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तक कोई सब्सटेंशियली इंजरी प्रूव हो जाती है। अगर सब्सटेंशियल इंजरी प्रूव ही नहीं हो रही है तो फिर इस सेल को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। इस 30 दिन के वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। अब इसके एमसीक्यू देखिए, अंडर सेक्शन 242 परचेजर मस्ट डिपॉजिट, ठीक है। तो अब परचेज जो कर रहा है, जो परचेज कर रहा है उस लैंड को, अब उसको कितना डिपॉजिट करना है, तो उसको 25% डिपॉजिट करना है। फुल परचेज मनी कितने दिन के अंदर अंदर भरनी है, 15 दिन के अंदर अंदर। परचेजर अगर डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में, प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी जो है दोबारा उसको रीसेल किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 244 किससे डील कर रहा है, जो लॉस हो रहा है रीसेल कराने में। फ्रेश प्रोक्लेमेशन जो है कंपलसरी होती है, कब, रीसेल कराने से पहले। फिर अंडर सेक्शन 246 एप्लीकेशन को आपको कितने दिन के अंदर अंदर करना है, 30 दिन के अंदर अंदर। ये जो सेल हुई है उसको अगर आप सेट असाइड करना चाहते हैं तो परचेजर को कितना जो है, परचेजर कितना रिसीव करेगा अमाउंट, तो 5% जो है परचेजर रिसीव करेगा अमाउंट वो, ठीक है। फिर अंडर सेक्शन 247 क्या सेल को चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है अगर मटेरियल इरेगुलरिटी है तो। फिर हमारा सेक्शन 249 जो कि बात करता है बार ऑफ क्लेम्स इरेगुलरिटी एंड मिस्टेक इफ नो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 247 इज मेड, ठीक है। अगर सेक्शन 249 के तहत सेक्शन 249 कहता है कि अगर कोई सेक्शन 247 वाली जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं होती है, क्लेम्स बेस्ड ऑन इरेगुलरिटी और मिस्टेक आर बार्ड। अब आप कोई भी इरेगुलरिटी और मिस्टेक नहीं कह सकते, कोई क्लेम नहीं ला सकते। एक्सेप्शन सिविल सूट अलाउड है ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, क्योंकि 30 दिन का टाइम था, 30 दिन का टाइम था ना, कोई इरेगुलरिटी और मिस्टेक है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप एक ग्राउंड ले आओ और हम सेल को सेट असाइड करा सकते हैं। आप नहीं लेकर आए, अब सेल सेट असाइड नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्शन दे दिया, सिविल सूट अलाउड है अगर
ग्राउंड है फ्रॉड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सेक्शन 250 कहता है रिफंड ऑफ परचेज मनी। अगर सेल को सेट असाइड कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे हमने अप्लाई करा था कि सेट असाइड करानी है सेल को, तो परचेजर को रिफंड मिलेगा जितना उसने पे किया है, और इंटरेस्ट भी मिल सकता है उसको 6% पर एनम का, या फिर नहीं भी मिलेगा, ये कलेक्टर की मर्जी है। सेक्शन 251 क्या कहता है? पोजेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ परचेज। अगर जो सेल है वो कंफर्म हो गई है, अब परचेजर को पोजेशन भी मिलेगा और परचेजर को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और सर्टिफिकेट एक जो है ये सर्टिफिकेट ऐसे एक्ट करेगा एक वैलिड ट्रांसफर हुआ है, और इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कराया था, उसमें कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की थी सेक्शन 17 में। लेकिन जब हमने आगे के सेक्शंस पढ़े थे तो उसमें बताया था कि जब कोर्ट की डिक्री आती है और वो जो है कब उसमें जो है रजिस्ट्रेशन, अगर वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रही है तो कब उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये वैलिड ट्रांसफर की तरह काम करता है और इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 251, देखो जब ये आप वीडियो को देख रहे हो तो पॉज कर करके इसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। सेक्शन 252 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ सेल प्रोसीड। अब ये सेक्शन कहता है सेल प्रोसीड अप्लाइड इन ऑर्डर। अब आपने जब लैंड को सेल कर दिया तो अब जो पैसे आ रहे हैं कैसे कैसे उसका यूज करोगे? तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अरियर और जो रिकवरी कॉस्ट है पहले वो पैसा भरा जाएगा। उसके बाद अगर कोई और रिकवरेबल ड्यूज है वो भरा जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो जो ओनर है उसको दे दो या को शेयर है उसको दे दो। फिर सेक्शन 253 लायबिलिटी ऑफ परचेजर। अब जो परचेजर है, अब जो उसकी क्या लायबिलिटी है जिसने वो लैंड खरीदी है। अब परचेजर बिकम लायबल फॉर रेवेन्यू रेंट आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सेल। अब क्या है, अब सेल कंफर्म हो गई है, अब परचेजर लायबल है, अब जो आने वाले आगे जो रेवेन्यू और रेंट होंगे अब वो उसको पे करने होंगे, ठीक है। सेक्शन 254 बात करता है प्रीएम्पशन बाय को शेयरर, सहभागियों का पूर्व के अधिकार। प्रीएम्पशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई भी लैंड बेची जाती है तो पहले आप किसको अधिकार, पहले आप किसको ऑप्शन देंगे बेचने का। तो जैसे कि मेरी कोई लैंड है, ठीक है, और उसपे वो उसपे जो को शेयरर है वो मेरा कोई जानकार है, अगर मैं अपनी लैंड को बेचना चाहती हूँ तो सबसे पहले उसका राइट है उसको खरीदने का, तो ये प्रीएम्पशन होता है, ठीक है। तो अगर लैंड जो है सोल्ड कर रहे हो आप स्ट्रेंजर को, तो को शेयरर फिर क्लेम कर सकता है प्रीएम्पशन। जैसे कि अगर मैं अपनी लैंड को किसी और पर्सन को बेचना चाहती हूँ लेकिन जो मेरे साथ को शेयरर है तो वो क्या कहेगा कि नहीं, वो ये क्लेम कर सकता है कि किसी स्ट्रेंजर को दे रहे हैं ये लैंड, इससे पहले आप, मेरे पास राइट है प्रीएम्पशन का, ठीक है, ठीक है। और मस्ट पे लास्ट बिड प्राइस, और ये जो को शेयरर है उसको जो भी बिड प्राइस है वो तो पे करना होगा और उसको 7 दिन के अंदर अप्लाई भी करना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके एमसीक्यू, सेल इज कंफर्म आफ्टर, तो सेल जो है उसको कंफर्म कब किया जाता है? आफ्टर 30 डेज। फ्रॉड बेस्ड चैलेंज कैन बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना हो सकता है रिफंड में? 6%, लेकिन वो क्या था, एक डिस्क्रिप्शन था। सर्टिफिकेट जो है परचेज का उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा कि वैलिड ट्रांसफर है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो होती है सेल प्रोसीड की, जो सेल प्रोसीड है उसको सबसे पहले कहाँ अप्लाई करते हैं? गवर्नमेंट के अरियर पर। जो परचेजर होता है अब वो लायबल है जो परचेजर होता है अब वो लायबल हो जाता है, कब से लायबल हो जाता है? जब उसको कंफर्मेशन ऑफ सेल जो है कंफर्मेशन हो जाती है सेल की, उसके बाद से प्रीएम्पशन कब आपको कितने दिन के अंदर फाइल करना है? 7 दिन के अंदर है। फिर हमारा सेक्शन 256, देखिए जो मैंने आपको सेक्शन 255 बताया, ठीक है, सेक्शन 255 एक्चुअली ये ओमिट है, ठीक है। सेक्शन सेक्शन 255 एक्चुअली जो मैंने नहीं बताया वो इसलिए क्योंकि ये ओमिट है, ठीक है। अब है हमारा सेक्शन 256 रिकवरी ऑफ मिसलेनियस एंड रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ मिसलेनियस रेवेन्यू एंड अदर मनी। अभी देखिए ये सेक्शन क्या कहता है? द फॉलोइंग अमाउंट्स कैन बी रिकवर्ड। देखो अब जो मैं बता रही हूँ ना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से आप ना वन वर्ड की तरह इसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह आपको लिख लेना है। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग अमाउंट्स कैन बी रिकवर्ड एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये कुछ चीजें हैं जिसको आप एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर कर सकते हैं। पहला, स्टैट्यूटरी रिकवरेबल सम, अगर कोई अमाउंट जिसको डिक्लेयर कर दिया है लॉ ने कि इसको रिकवर करो एज अरियर ऑफ रेवेन्यू,
है ना, तो उसको आप फिर ऐसे ही रिकवर करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट ड्यू है, कोई मनी है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करनी है या किसी डिपार्टमेंट को पे करनी है, ऑफिसर को, लोकल अथॉरिटी को, जैसे कि टैक्स होते हैं, रेट्स होते हैं और ड्यूटीज होती है, रेंट रेट्स हैं, बेसिकली चार्जेस हैं, इवन इफ नॉट डिक्लेयर्ड एज अरियर ऑफ रेवेन्यू, अगर इनको डिक्लेयर नहीं भी किया गया इस अमाउंट को, लेकिन वो गवर्नमेंट ड्यूज है, तो भी हम क्या मानेंगे इनको, अरियर। जो कुछ फाइन फीस होती है, फाइन्स होती है, पेनल्टीज होती हैं, कंपनसेशन होते हैं, ठीक है, ये तो ये जो मनी पेबल होती है गवर्नमेंट को और अथॉरिटी को, ये सब, तो ये इसको भी हम ऐसे ही, जैसे पैस्चुरस हो गए और पैस्चुरेज हो गए, फॉरेस्ट फिशरीज इरिगेशन चार्जेस होते हैं, कंपनसेशन, पेनल्टी, फाइन्स, फीस, ये सब कॉस्ट होती है, इनको हम सब कैसे मानेंगे, ये कुछ रिकवरी है, ठीक है, तो इसको हम रिकवर करेंगे एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ड्यूज होते हैं, जैसे रेंट हो गए, ठीक है, प्रीमियम हो गए, सेसेस हो गए, रॉयल्टीज हो गई, जो आपको गवर्नमेंट को देनी है, ठीक है, जो आप लैंड को यूज कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, उसका जो पैसा होता है देना होता है गवर्नमेंट को, नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, इरिगेशन वर्क होते हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली जो सारा ये जो आपको पे करना है ना, अगर आप इसको पे नहीं करेंगे तो इसको भी एज रिकवर किया जाएगा एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। फिर है सेक्शन 257 रिकवरी फ्रॉम श्योरिटीज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो श्योरिटी बन जाता है इस एक्ट के तहत, ठीक है, अंडर किसी भी एक्ट के तहत, ठीक है, या ग्रांट या लीज और कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अब ही इज लायबल फॉर द सिक्योर्ड अमाउंट इफ द प्रिंसिपल डिफॉल्ट। अगर अब उसके प्रिंसिपल ने जो है, मतलब जिसका बेसिकली वो श्योरिटी बना था, अगर वो पर्सन अब पे नहीं करता है अमाउंट, तो अब वो पर्सन लायबल होगा और सच अमाउंट कैन बी रिकवर्ड एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, सबको ऐसे अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जा रहा है। सेक्शन 256 किससे डील कर रहा है, रिकवरी ऑफ मिसलेनियस रेवेन्यू। Which of the following can be recovered as arrear of revenue? Government dues and fines. Section 257 किससे रिलेट कर रहा है, श्योरिटी से। जो लाइबिलिटी की श्योरिटी कैसी होती है, लाइबिलिटी की जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की, वो कब अराइज होती है, जब प्रिंसिपल पैसा नहीं भरता है। रिकवरी कैसी होगी श्योरिटी की, ऐसे ट्रीट की जाएगी जैसे कि अरियर ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 257 ए बात करता है एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, सेक्शन 257 इस बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 257 का ए कहता है ऑफिसर अथॉरिटी मस्ट फाइल एप्लीकेशन टू कलेक्टर फॉर रिकवरी ऑफ मनी अंडर सेक्शन 256 एंड 257। आप इसको पढ़िए। अब है हमारा सेक्शन 257 एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है। अब ये जो हमने रिकवरी ऑफ मनी की थी सेक्शन 256 और 257 में, अब उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जो अथॉरिटी है और जो ऑफिसर है वो मस्ट फाइल एप्लीकेशन टू कलेक्टर। अब ये अथॉरिटी कह रही है कि भाई हमें तो पैसा लेना है, इसने हमारा टैक्स नहीं दिया, इसने हमारा फाइन नहीं दिया, अब वो अप्लाई करेगी कलेक्टर के पास, क्योंकि एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर करवा रहे हो ना, तो कलेक्टर का तो रोल इंपॉर्टेंट है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कलेक्टर के पास, ठीक है, इस मनी को रिकवर कराने के लिए, ठीक है। कौन सा मनी, जो हम 256 और 257 में पढ़कर आए थे। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि इस तरीके से आप अथॉरिटी का नाम लिखते जाना, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखो एप्लीकेशन में क्या क्या लिखेगा वो पर्सन, अथॉरिटी का नाम बताएगा, जितना अमाउंट ड्यू है वो, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है, पीरियड, डेट, कब पे करना था उसको, रिकवरी का प्रोसेस, प्रॉपर्टी क्या है, अदर जो भी डिटेल्स हैं, ये सब चीजें। इफ लॉ ऑलरेडी रिक्वायर्स सर्टिफिकेट ऑफ अरियर, नो एप्लीकेशन नीडेड। देखो इस एप्लीकेशन की जरूरत तब नहीं होगी जब अगर लॉ ने ये कहा है कि सर्टिफिकेट जरूरी है अरियर का, ठीक है। एविडेंस रूल देख लो, जो एप्लीकेशन होती है और जो सर्टिफिकेट होती है, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस होती है कि अरियर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये अमाउंट है, डिफॉल्टर की आइडेंटिटी, ये सब क्या है, कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। सेक्शन 257 का बी क्या कहता है, पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट एंड रेमेडी। डिफॉल्टर चाहे तो क्या करेगा, पे कर सकता है अमाउंट बिफोर ऑक्शन सेल। ऑक्शन जो जो ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी सेल की जा रही है ऑक्शन में, उसके पहले ही अमाउंट को पे कर सकता है डिफॉल्टर, ठीक है, और पे करने के बाद क्या है, अब वो उसको सबमिट रिटर्न करके प्रोटेस्ट कर सकता है उसका, ठीक है। तो अमाउंट प्लस प्रोटेस्ट सेंड टू अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी के पास जाएगा,
क्योंकि कलेक्टर तो रिसीव करेंगे ना पैसे, कलेक्टर तो रिकवर करेंगे पैसे। अब कलेक्टर को तो वो दे दिया पैसा उसने, ठीक है। अब वो अथॉरिटी को क्या है, ये रिटर्न सबमिट कर रहा है, और पर्सन और साथ के साथ सूट भी फाइल कर सकता है रिफंड के लिए। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, नो सूट इफ लॉ ऑलरेडी प्रोवाइड्स रेमेडी लाइक अपील सूट एक्सेट्रा। आप सूट तब फाइल नहीं कर सकते जब ऑलरेडी अपील का प्रावधान हो, ठीक है। नो अपील अगेंस्ट रिकवरी ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। और रिकवरी ऑर्डर का जो रिकवरी ऑर्डर आता है इस चैप्टर के अंदर, उसकी आप अपील नहीं करा सकते, ठीक है, उसकी अपील नहीं हो सकती। फिर है सेक्शन 258, देखो सेक्शन 258, 257 का बी है, उसके बाद 257 का सी और डी है। वो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। वो बेसिकली किस पर्सन से ड्यू है उसको डिफाइन किया गया था, और ये जो प्रोविजन है इस चैप्टर के वो अप्लाई होंगे उन ड्यू पर भी जो इस कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के टाइम से है बेसिकली। फिर हमारा सेक्शन 258 रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जितने भी अमाउंट है जो पेबल है गवर्नमेंट को, सच एज रेंट रेट्स, कॉस्ट, चार्ज, फीस, फाइन्स, पेनल्टी, उन सबको एज अरियर ऑफ रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। 257 एक किससे डील कर रहा था, रिकवरी एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। एप्लीकेशन जो है अंडर सेक्शन 257 ए वो किसको लगाई जाती है, वो कलेक्टर को लगाई जाती है। एप्लीकेशन जो है अंडर सेक्शन 257 ए, ठीक है, वो क्या है, कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। सेक्शन 257 का बी वो क्या अलाउ करता है, वो अलाउ करता है पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट, विरोध सहित भुगतान। जो सूट होता है आफ्टर प्रोटेस्ट वो क्या है, वो विरोध के बाद मुकदमा कब संभव है, जब तभी अलाउड है जब कोई अदर रेमेडी नहीं है, ठीक है। फिर है सेक्शन 258 मेक्स रिकवरी ऑफ, किस चीज की रिकवरी हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट ड्यूज की। फिर है सेक्शन 259 जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एक्सक्लूडेड, सिविल कोर्ट के पास राइट नहीं है कि वो जो सूट है रिलेटिंग टू मैटर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट उसको सुने। सिविल कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन फॉर रेवेन्यू मैटर। देखो ये जो रेवेन्यू के केसेस होते हैं ये भी सिविल केसेस होते हैं। हमने सीपीसी में क्या पढ़ा कि जो सिविल कोर्ट होते हैं वो सिविल केसेस देखते हैं, लेकिन याद रखना वो सिविल केसेस देखेंगे जो अगर कोई एक्सप्रेसली बार्ड है तो वो वाले सिविल केसेस नहीं देखेंगे। तो जो रेवेन्यू केसेस होते हैं उनको रेवेन्यू कोर्ट्स होता है, इसलिए सीपीसी इसलिए फिर एक सिविल कोर्ट इसको नहीं दे सकते। एक्सेप्शन देखो, इफ देयर इज अ बाउंड्री डिस्प्यूट और एस्टेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ टाइटल है तब तो सिविल सूट अलाउ किया जाएगा, सिर्फ ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए। हमने पढ़ा था ना कि रेवेन्यू कोर्ट ने मामला भेज दिया था सिविल कोर्ट के पास कि जो टाइटल क्वेश्चन है टाइटल से रिलेटेड उसको आप सुन लीजिए, फिर वापस मामला रेवेन्यू कोर्ट के पास आया था, तो ये सुन सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर की बात की है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, गवर्नमेंट भी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर किसको दे रही है, बोर्ड को, कमिश्नर को, सेटलमेंट कमिश्नर को, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को, कलेक्टर को, ठीक है। तो रूल मेकिंग, लेकिन एक बात याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर होती है वो डेलीगेट नहीं कर सकती, ठीक है। फिर वैलिडेशन क्लॉज है, जितने भी अर्लियर जो डेलीगेशंस हुई हैं 16 नवंबर 1967 से पहले की जो भी डेलीगेशंस है वो सब वैलिड है, ठीक है। फिर हमारे एमसीक्यू 259 बार जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन केसेस ओनली व्हेन बाउंड्री डिस्प्यूट जो है इन्वॉल्व कर रहा है टाइटल को। सेक्शन 260 किससे डील कर रहा है, डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। विच पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रूल मेकिंग पावर, डेलीगेशन कैन बी मेड टू बोर्ड एंड ऑफिसर्स। सेक्शन 260 किस बारे में बात कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है जो 1961 से पहले अगर की गई है तो। फिर है हमारा सेक्शन 256 रिकवरी ऑफ मिसलेनियस रेवेन्यू एंड अदर मनी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया था, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हमें करना है सेक्शन 261 कि किसके पास पावर है रूल मेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट के पास। जितने भी पटवारी, गिरदार कानूनगो, सदर कानूनगो, ठीक है, ये जितने भी क्या कहते हैं अथॉरिटीज हैं ये सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 263 में जो रिपील्स और सेविंग की बात की गई है, ठीक है, कि जो ओल्ड लॉज हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट में है इस एक्ट के तो वो रिपील माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्शंस पहले ले लिए गए हैं वो सब वैलिड है, ठीक है। और अगर कोई कस्टम इनकंसिस्टेंट है तो वो भी अब क्या हो जाएगा, अब वो अप्लाई नहीं होगा। देखिए फाइनली आज हमारा ये एक्ट खत्म हो गया है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब देखिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है या आपने मेरी सारी सीरीज जो है इस लेक्चर की फॉलो की है तो एक अब
अच्छा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर कहीं कहीं एक दो मिस्टेक अगर हो गई हो तो मैंने उसको कमेंट बॉक्स के स्टार्टिंग में लिख दिया है। वैसे मैंने ट्राई किया है कि कुछ एरर्स ना हो, लेकिन कभी कभी एक दो हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपका कराऊंगी रैपिड रिवीजन। मैंने एक चार्ट फॉर्म में ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, अब जिसमें मैंने बताया है कि पटवारी कौन होते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, सदर कानूनगो कौन होते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, गिरदार कानूनगो कौन होते हैं, ठीक है। वाजिब उल दर्ज के बारे में उसमें लिखा गया है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में लिखा गया, सेटलमेंट कमिश्नर हो गया, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गए। अब ये जो अथॉरिटीज हैं, इनको कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, इनका काम क्या है, अब मैं आगे इन शॉर्ट आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने पूरा एक्ट कवर कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।